नमस्कार, आप देख रहे हैं सच बेधड़क और मैं हूं आपके साथ हिमाद्री शर्मा। वक्त तो चला है हमारे खास कार्यक्रम एजेंडा बेधड़क का, जहां आज बात होगी राजस्थान की राजनीति को लेकर, साथ ही बीजेपी और कांग्रेस में क्या रणनीति बन रही है 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर। क्या राजस्थान में इस बार कांग्रेस रिवाज बदल पाएगी? ये सवाल इसलिए कि कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने के लिए लगातार रणनीति बना रही है। हाल ही में कांग्रेस हाईकमान ने प्रभारी रंधावा के साथ 3 सह प्रभारी बनाए थे। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज ही उन्हें प्रदेश के सभी जिलों की अलग अलग कमान सौंप दी गई है। और इस चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद है हमारे राजनीतिक विश्लेषक सचिन शर्मा और लोकेश ओला, जिनसे बात करेंगे सह प्रभारियों की जिम्मेदारियों की। जी हाँ, 3 सह प्रभारियों को 11 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। अब ये उन जिलों में जाएंगे और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत को जानेंगे। साथ ही बूथ स्तर तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे, ताकि 2023 में कांग्रेस राजस्थान में रिवाज बदल सके और पार्टी में अपने गढ़ को बचा सके। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे स्टूडियो में एक्सपर्ट से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कांग्रेस का पूरा प्लान, साथ ही ये भी जानेंगे कि बीजेपी के पास इसकी क्या है काट। सर सचिन जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस ने अपने सहप्रभारी बनाए, प्रभारी बनाए और आज उन्हें जिले आवंटित कर दिए। कांग्रेस एक रणनीति को लेकर काम कर रही है, पर बीजेपी के पास क्या रणनीति है साल 2023 को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो ऐसे में जो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल ही में 27 मार्च को जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति यहाँ पर की है, क्योंकि लगातार ये शिकायतें जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको ये मिल रही थी कि यहाँ 2 जो हैं ध्रुव बन चुके हैं, और ख़ास करके डॉक्टर सतीश पूनिया जो हैं, जो कि प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष जो हैं वो, और साथ में जो पूर्व मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे, इनको लेकर के काफ़ी कुछ बातें चर्चा में थी कि इन दोनों की वजह से जो है पार्टी का कार्यकर्ता जो हैं वो भ्रमित है कि आखिर वो किस दल में जाएं, किसके साथ शामिल हों। तो इसी को समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 27 मार्च को यहाँ पर जो सीपी जोशी हैं, जो कि चित्तौड़गढ़ से 2 बार सांसद का चुनाव भी जीत चुके हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो उन्हें एक युवा नेतृत्व को उन्होंने कमान सौंपी है। और जहाँ तक बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने जिस तरह से यहाँ पे प्रभारी नियुक्त किए, अब उसके बाद 3 सह प्रभारी सचिव यहाँ पर नियुक्त हुए, तो जाहिर सी बात है कि दोनों पार्टियाँ जो हैं अब वो पूरे तरह से चुनावी एक्शन मोड में हैं। और दोनों की कोशिश यही है कि दोनों पार्टियाँ जो हैं वो जनता के बीच में जाएँ, गाँव-गाँव, ढाणी-ढाणी में जाकर के जो है लोगों से उनका संपर्क हो। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए आप देख भी रहे हैं कि जन आक्रोश महाघेराव कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है और काफ़ी चरम पर ये जो है कार्यक्रम चल रहा है। हर जिले में जाकर के जिला मुख्यालयों पर इस तरह के आयोजन हो रहे हैं। सचिन जी, ये तो बात हुई बीजेपी की रणनीति की कि आखिर जो 23 का रण है वो बीजेपी कैसे फतह करेगी। अब मैं लोकेश जी से जानना चाहूंगी। लोकेश जी, आज जो है प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अमृता धवन, वीरेंद्र सिंह और काजी निजामुद्दीन को जो है 11 जिले आवंटित कर दिए हैं। ऐसे में अब कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, राहुल गांधी का जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान था उसको भी यहाँ पर फिर से एक बार शुरू करना है। ऐसे में 2023 के चुनाव को लेकर कितनी महत्वपूर्ण लगती है ये जिम्मेदारी जो सौंपी गई है? देखिए, बिल्कुल बात करें कांग्रेस सरकार रिपीट करने की, क्योंकि लगातार राजस्थान में जो ट्रेंड चलता आ रहा है कि 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, और उस ट्रेंड को हटकर या उसको ख़त्म करके कांग्रेस सरकार रिपीट करना और एक जो ऐतिहासिक जो जीत के लिए जो दावे जो कांग्रेस सरकार कर रही है उसको लेकर एक बहुत बड़ा जो कार्यक्रम पार्टी की ओर से किया जा रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तो जिस तरह से जो ग्रास रूट से पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जाए उसको लेकर है। क्योंकि बूथ लेवल जो बूथ ही सबसे महत्वपूर्ण एक कड़ी मानी जाती है सत्ता में किसी भी पार्टी को ले जाने के लिए, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम कांग्रेस पार्टी कर रही है बूथ स्तर पर। चलिए लोकेश जी, 1 मिनट, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं सह प्रभारी अमृता धवन। अमृता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमृता जी, जिम्मेदारी दी गई है प्रभारी सुखजिंदर सिंह जी रंधावा ने आपको कि ऐसे में राजस्थान का जो महत्वपूर्ण
राज्य का जो महत्वपूर्ण माना जाता है राजधानी जयपुर भरतपुर की कमान आपको दी गई है। ऐसे में क्या कुछ रणनीति रहेगी आपकी? माधुरी, पहले तो मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और इंचार्ज जनता जी को धन्यवाद करती हूँ। और मैं मानती हूँ कि हर रीजन पार्टी का महत्वपूर्ण है, हर संभाग हमारे लिए जरूरी है। ये एक इंटरनल एलोकेशन होता है जो पार्टी को बीच में हम सबको बांटना होता है ताकि हम काम और डिसेंट्रलाइज तरीके से कर पाए। जी। और मैं मानती हूँ कि हमारी सबकी यही जिम्मेदारी है कि हमें जो भी वर्क एलोकेट हुआ है हम पार्टी की जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाएं, हम अपने कमिटमेंट को और मजबूत करें, हम बूथ लेवल से अपनी चीज को बनाएं। हम जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो पहली बार राजस्थान की राजनीति में वोट करने जाएंगे इस साल, हम उनको कनेक्ट करने का प्रयास करें। तो हम लोगों की स्ट्रैटेजी बनेगी आने वाले समय में और आप सबके साथ साझा कर दी जाएगी जी। अमृता जी, राजस्थान की राजनीति में अक्सर देखा जाता है कि सरकार जो है जनता हर 5 साल में बदलती है। ऐसे में कांग्रेस एक लक्ष्य लेकर चल रही है कि सरकार को रिपीट करना है। उसको लेकर क्या कुछ आप लोगों की रणनीति रहेगी, क्या कुछ समीकरण रहेंगे? देखिए, नारा जो लोगों से सुना जब मैं राजस्थान के दौरे पे थी कि एक बार फिर से कांग्रेस कांग्रेस, तो राजस्थान में लोगों को कांग्रेस का काम पसंद आया है। और आप देखिएगा, ऐसा नहीं है कि इतिहास पलटे नहीं जाते हैं। बिल्कुल, ये समय है और समय बड़ा जी। आने वाले समय में कांग्रेस की योजनाएं और कांग्रेस का कार्यकर्ता मिलकर कांग्रेस पार्टी की सरकार को वापस से जिताने का काम करेगा, क्योंकि जनता चाहती है कि कांग्रेस पार्टी जीते। इतनी अच्छी योजनाएं जिसमें 25 लाख का बीमा है, जिसमें 500 रुपए का सिलेंडर है, 100 यूनिट फ्री है जी। लोग भी चाहते हैं कि ये योजनाएं कंटिन्यू हो और किसी नई सरकार के आने की वजह से पुरानी योजनाएं जो बंद हो जाती हैं और उसकी वजह से जनता को बड़ी परेशानी होती है। तो जनता ने मन बना लिया है कि इन योजनाओं को अगर लगातार आगे बढ़ाना है तो कांग्रेस को ही वापस लाना है। जी। अमृता जी, यहाँ पर एक बात और है, बीजेपी लगातार ये चीज कह रही है कि जो महंगाई राहत कैंप हैं, जो योजनाएं हैं, ये पहले भी दी जा सकती थी, लेकिन चुनावों को देखते हुए आम जनता को अब ये योजनाएं दी जा रही हैं। नहीं माधुरी, ऐसा नहीं है। देखिए, चुनाव तो भी बहुत दूर है, ऐसा तो है नहीं कि चुनाव अभी तक नहीं है। और फाइनेंशियल ईयर में ही अलग अलग योजनाएं निकल कर आती हैं। और जब सरकार शुरू हुई थी तब अलग योजनाएं दी थी और भी दूसरे काम हुए हैं पार्टी के अंदर। सरकार ने और भी बेहतरीन काम किए हैं पहले 4 साल में। और नए फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से नई योजनाएं हर साल आती है और ये योजनाएं अब आई है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई 4 महीने की योजना है, ये योजनाएं लाइफ लॉन्ग रहेंगी। अगर इस बात का हम लोग एक भरोसा जनता को दिला सकते हैं कि ये योजनाएं आज पूरे देश के अंदर किसी भी गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा ही नहीं। पहली बात तो आपने छोड़ दीजिए कि किस समय लागू हुआ है, किसी ने सोचा ही नहीं आज तक कि इस तरीके की योजनाएं भी पब्लिक के लिए आनी चाहिए। हमेशा लोगों ने अपना पेट भरा है, नेताओं का एक रवैया रहता है। लेकिन 25 लाख का बीमा, मतलब मैं दिल्ली में रहती हूँ, मुझे अगर कोई मेडिकल कवर 25 लाख का दे देता तो मैं तो शायद 25 साल के लिए उसको वोट डाल, क्योंकि सबसे ज्यादा महंगा प्राइवेट हॉस्पिटल होता है। और सरकार की तरफ से सहयोग होना, लोगों को इस तरीके का पैकेज निकलना, इस महंगाई की मार में, जो कि देश में सबसे ज्यादा इस समय महंगाई है, रोजगार मिल नहीं रही और नए रास्ते निकल नहीं रहे, लेकिन खर्चा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सरकार का ही तो काम है कि वो राहत दे, इसलिए महंगाई से राहत देने के लिए इस तरीके की योजनाएं बनाई गई। बिल्कुल। अमृता जी, हमने बात करी राजधानी जयपुर को लेकर, ऐसे में आपको भरतपुर की जिम्मेदारी दी गई है जहां पर सैनी समाज का भी उग्र आंदोलन चल रहा है। ऐसे में क्या कुछ आपके लिए चुनौतीपूर्ण है वहां पर? देखिए, हर चुनाव चुनौतीपूर्ण ही होता है और हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है। मैं मानती हूँ कि कांग्रेस के काम से सब लोग खुश हैं। देखिए, परिवार है राजस्थान अब हम लोगों का, और परिवार में अगर किसी की कोई पीड़ा है, कोई बातचीत है, अगर किसी वर्ग को लगता है कि हमारे बारे में बात होनी चाहिए या हमारी बातों का संज्ञान लेना चाहिए, तो अभी मौका मिला है। मैं डेफिनेटली सबको सुनूंगी और जिस प्लेटफॉर्म पे इन बातों को रखने की जरूरत है उनको रखूंगी। जी। अमृता, हाड़ौती अंचल की जिम्मेदारी इस वक्त आपके पास है, ऐसे में और आप राजस्थान सह प्रभारी के तौर पर, यह आपकी पहली नियुक्ति है,
ऐसे में राजस्थान के भौगोलिक समीकरण को लेकर, जातिगत समीकरण को लेकर क्या कुछ आप आगे की रणनीति तय करेंगी? देखिए, मैं मानती हूँ कि राजस्थान का इस बार ये जो चुनाव होने जा रहा है ये डेवलपमेंट पे होने जा रहा है जी। और हर क्षेत्र पे, हर जिस तरीके से जिले भी बढ़ाए जा रहे हैं कि रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट बढ़ेंगे जी। मैं मानती हूँ उससे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा, लोगों तक ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें पहुंच पाएंगी, एडमिनिस्ट्रेशन पहुंच पाएगा। तो ये चुनाव पूरा विकास पर होने वाला है। सही मायने में राजस्थान का विकास हुआ है पिछले 5 सालों में और हम उसी को लेकर चलेंगे। मैं मानती हूँ कि एक लोकल समीकरण अलग अलग हर सीट पर होते हैं, जो लोकल इश्यूज हैं उन पर भी बात होगी और जो हर असेंबली के इश्यूज हैं उन पर भी बात होगी। तो हम हर तरीके की स्ट्रैटेजी बनाएंगे ताकि हम लोग प्रदेश स्तर से लेके जिले स्तर से लेके ब्लॉक स्तर तक अपने हर कार्यकर्ताओं को उस स्ट्रैटेजी के साथ जोड़ सकें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमृता जी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने जो है अपनी रणनीति हमारे साथ साझा करी। जी, ये थी हमारे साथ अमृता धवन, जिन्हें की सप्रभारी नियुक्त किया गया है। राजधानी जयपुर और भरतपुर सहित हाड़ौती अंचल की कमान इनको सौंपी गई है, जिन्होंने बताया कि विकास योजनाओं के साथ प्रयास रहेगा कि राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार को रिपीट किया जाए। चलिए, इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता राजीव। फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता दिनेश डांगी। दिनेश लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। चलिए, और एक और हमारी साथी कनिका कटियार भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दिनेश, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगी। आज राजस्थान में जो है प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने 3 सप्रभारियों की जो है नियुक्ति कर दी और नियुक्ति के बाद आज उन्हें जो है 11 जिले आवंटित कर दिए गए हैं। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? राजस्थान कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। पिछले दिनों एआईसीसी ने इन 3 नेताओं को राजस्थान की सहप्रभारी की जिम्मेदारी दी और आपको बता दूं कि पिछले 2018 विधानसभा चुनाव में भी ये सहप्रभारी का सिस्टम था। इसमें नया वैसे कुछ नहीं है। उस टाइम भी काजी निजामुद्दीन, देवेंद्र यादव, विवेक बांसल और तरुण कुमार, इन चारों को राजस्थान के बतौर सहप्रभारी जिम्मेदारी दी थी और हम पिछले दिनों से लगातार बता रहे थे कि इनको 11 जिले आवंटित किए जा सकते हैं और उसी तर्ज पर इनको 11 जिले बांट दिए गए। अब क्या होगा, इन 11 जिलों में जो विधानसभा सीट है, तकरीबन 60 से 65 विधानसभा सीट की कामकाज की निगरानी करेंगे ये तीनों सहप्रभारी। बड़ी जिम्मेदारी इसमें हम बात करें तो अमृता धवन को जयपुर राजधानी है और काफी तादाद विधानसभा सीटें हैं और उनको जयपुर के आसपास के जिले दिए गए, हाड़ौती के कोटा, बारा और बूंदी जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है कांग्रेस के लिए फिलहाल, वो जिले भी इनको दिए गए हैं। काजी निजामुद्दीन पहले सहप्रभारी रह चुके हैं लेकिन उनको इस बार वो जिले नहीं दिए गए जो पिछली बार उनके पास विधानसभा सीट थी। लेकिन काजी निजामुद्दीन कई दफा उत्तराखंड से विधायक रहे, एक तजुर्बेकार नेता और फिलहाल अनुभव है उन्हें राजस्थान की राजनीति का। जी बिल्कुल, 5 साल उन्होंने यहाँ अपनी वर्किंग शैली से सबको प्रभावित किया था और जो टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने किया था। ये सहप्रभारी का प्रयोग राहुल गांधी लाए थे कि मुख्य प्रभारी के साथ सहप्रभारी लगाए जाए और ये एक्सपेरिमेंट काफी हद तक कामयाब रहा क्योंकि अकेले प्रभारी सत्ता और संगठन के साथ तालमेल रखते हुए चुनावी रणनीति और मैनेजमेंट बनाने में कह सकते हैं कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही थी। जैसे अभी महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं तो अब ये सहप्रभारी उन जिलों में रहेंगे तो सारी जिम्मेदारी उनके पास रहेगी, किस तरह संगठन की गतिविधियों को संचालित करना है, किस तरह सरकार के कामकाज का बखान करना है। वही सबसे बड़ी अहम जिम्मेदारी रहेगी 3 उम्मीदवारों के नामों का पैनल बनाना। मेन जो सहप्रभारी लगाने के पीछे मकसद है वो है कि जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों के 3 नामों का पैनल बनाना। तो जल्द ही अब इनको जिले दे दिए गए, इन जिलों के दौरे पर ये जाएंगे, वहां पर मीटिंग लेंगे, बैठक लेंगे और जल्द ही सीएम या बड़े नेताओं के दौरे होंगे तो वहाँ पूरे दिन ये प्लानिंग वहां रहकर बनाएंगे। तो कहीं न कहीं अब पूरी तरह से चुनावी मोड में कांग्रेस आ चुकी है। सहप्रभारियों के जरिए उन्होंने अपनी रणनीति को और मजबूत करना यह शुरू कर दिया गया और सितंबर के बाद इन सहप्रभारियों का काम और बढ़ जाएगा क्योंकि उस टाइम इनको उम्मीदवारों के 3 नाम पैनल तैयार करने होंगे। हालांकि सर्वे एजेंसी अलग अपना काम देखेगी और जैसे ही स्क्रीनिंग कमेटी आएगी, पिछली बार हिमाचल क्या हुआ था जब सोनिया गांधी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती थी तो बाकायदा इन 4 सहप्रभारियों को अंदर बिठाया जाता था
हमेशा कांग्रेस पार्टी में क्या होता है, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, सीएम और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये सीईसी में बैठकर और अन्य जो मेंबर होते हैं टिकटों का चयन करते थे, एक नाम का चयन करते थे। लेकिन बिल्कुल सह प्रभारियों को क्या इस बार भी टिकट बंटवारा करते समय उस बैठक में बिठाया जाएगा? हालांकि इनके ओपिनियन को प्रमुखता दी जाएगी, क्योंकि पिछली बार भी सह प्रभारियों की सिफारिश पर, उनकी रिपोर्ट पर कई उम्मीदवारों को टिकटें दी गई थी। तो अब पूरी तरह से कांग्रेस एक्शन मोड में आ चुकी है। संगठन ने अपना कामकाज शुरू कर दिया है, एआईसीसी ने अपना कामकाज शुरू कर दिया है और सरकार यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार दौरे कर रहे हैं, कैंपों का कर रहे हैं और जनसभाएं संबोधित कर रहे हैं। तो 6 महीने पहले ही कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव मोड पर यहाँ चुकी है। सत्ता और संगठन जी बिल्कुल। दिनेश, मैं यहाँ पर लोकेश जी के पास भी जाना चाहूंगी। लोकेश जी, कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ रही है, सभी अंचलों की कमान दे दी गई है। वीरेंद्र राठौड़ की अगर बात की जाए तो उन्हें बीकानेर और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो गढ़ है जोधपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मारवाड़ अंचल उन्हें सौंपा गया है। कुछ दिन पहले हमने देखा कि वे करणी माता मंदिर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना भी की थी, और ऐसे में अब उन्हें बीकानेर की ही जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए, बिल्कुल बात करें सह प्रभारियों की तो तीनों सह प्रभारियों के 11-11 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। अभी हाल ही में जो जिस तरह से बात की अमृता धवन ने भी कहा कि 3 बातें कही उन्होंने, एक चुनौती, दूसरा सरकार की योजनाएं और तीसरा जो युवा। तो कुछ कहीं ना कहीं जिस तरह से बात करें तो युवा वोटर्स को भी साथ देने का कांग्रेस का जो प्लान है, वीरेंद्र सिंह को जो जिम्मेदारी दी गई है उसमें बीकानेर हुआ, जोधपुर हुआ सहित अन्य जो जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। उनको भी ये है कि जिस तरह से अभी हाल ही में आपने देखा कि सीएम का जो बीकानेर संभाग का जो लगातार दौरे रहे हैं, इसके बाद उससे पहले जो संभाग स्तरीय सभाएं हैं वो भी बीकानेर से शुरू की गई थी। तो कहीं ना कहीं जो वोटर्स को साधने के लिए या फिर जो योजनाओं का बखान और साथ साथ जो धरातल पे किस तरह से काम हो रहा है उनको जानने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री जा रहे हैं। इसके अलावा सह प्रभारी के तौर पर जो वीरेंद्र सिंह ने लगातार 2 दिन जयपुर में रुककर कांग्रेस के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से और पदाधिकारियों से तमाम चर्चाएं की, संगठन को लेकर चर्चाएं की। इसके अलावा जो किस तरह से अन्य जो पैरेलल संगठन को किस तरह से और अधिक मजबूत किया जाए उसको लेकर चर्चा की और उसके बाद में बीकानेर दौरे पे वो गए और करणी माता का उन्होंने दर्शन भी किए। बात करें अमृता धवन ने तो उन्होंने भी लगातार 2 दिन जयपुर में रहकर लगातार चर्चाएं की, लोगों से बातचीत की और नेताओं से भी बातचीत की। साथ ही साथ इस दौरान उन नेताओं से ही बात की, उन विधायकों से ही बात की उन्होंने जो लगातार बात करें तो विपक्ष जिस तरह से जो लगातार चल रहे हैं सचिन पायलट, उनके समर्थक विधायकों से उन्होंने बात की तो उन्होंने भी उनको सुझाव दिए हैं कहीं ना कहीं से संगठन को मजबूत करने के लिए। लोकेश, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं वीरेंद्र सिंह राठौड़ जो कि सह प्रभारी हैं, जिन्हें आज जिले आवंटित हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार वीरेंद्र जी, एक बड़ी जिम्मेदारी जो है प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने आपको सौंपी है। मारवाड़ आपको सौंपा है उन्होंने, साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गढ़ जोधपुर आपको सौंप दिया गया है। क्या कुछ रणनीति रहेगी, कैसे कांग्रेस को मजबूत करेंगे? आज ये जानकारी मुझे मिली है और बहुत जल्दी 11 जिले की जिम्मेवारी मेरे पास है, तो जिला स्तरीय बैठकों का आयोजन जल्दी हम लोग करेंगे। एक 2 दिन में पूरा शेड्यूल तैयार करके जिले वाइज में कल या परसों तक जारी कर दिया जाएगा जी। और पूरी जिला कार्यकारिणी की बैठकों का आयोजन किया जाएगा बिल्कुल। और समीक्षा करेंगे जिला की बैठकों में कहाँ ब्लॉकों पे कमियां हैं, तुरंत जहाँ दुरुस्त करने की आवश्यकता होगी उन्हें दुरुस्त किया जाए। तो इस वक्त वीरेंद्र जी, जो फीडबैक लिया गया था प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के द्वारा, उसके बाद आप लोगों को जो है जिले आज अलॉट कर दिए गए, ऐसे में क्या उस फीडबैक का क्या यूज रहेगा, क्या उपयोग रहेगा उन जिलों में? इस तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई, कार्यकर्ताओं से हम लोगों की भी बैठक हुई और ये तो सकारात्मक अलॉटमेंट है, ये होनी तय थी। तो उस नजर में जो है आज जिम्मेवारियां अलॉट हुई हैं। वैसे 27 तारीख को हो जाती, परंतु प्रकाश सिंह बादल जी के निधन की वजह से 2 दिन का विलम्ब हुआ है। तो अब जिम्मेवारियां मिली हैं तो इनको सुचारू रूप से निभाया जाएगा जी। ऐसे में आपके पास देखिए मारवाड़ अंचल है, मारवाड़ अंचल
गजेंद्र सिंह शेखावत का भी गढ़ माना जाता है, उनकी भी पकड़ वहां पर मजबूत है। क्या कुछ आपकी रणनीति रहेगी कि कांग्रेस जो है उनके गढ़ में सेंधमारी कर सके? देखिए, गढ़ किसका, राजनीति में कोई गढ़ किसी का नहीं होता, जनता तय करती है। तो और मारवाड़ तो एक वीरों की धरती है और मेरा सौभाग्य है कि मुझे वीरों की धरती पे काम करने का मौका, बिल्कुल, अवसर मिला है। और मेरे अपने वंश की उत्पत्ति मारवाड़ की है, तो मैं तो एक तरह से अपने घर में मुझे काम करने का मौका मिला। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी जो योजनाएं हैं उन्हें साझा करने के लिए। ये हमारे साथ है वीरेंद्र सिंह राठौड़, जिन्होंने कहा कि मैं अब अपनी ही धरती पर हूं, अपनी ही धरती पर एक बार फिर से सरकार को रिपीट करने की कोशिश की जाएगी। सचिन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जहां एक तरफ कांग्रेस जो है कोई कोर कसर इस बार नहीं छोड़ना चाहती, चाहे महंगाई राहत कैंप में 10 योजनाओं का लाभ हो, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे दर दौरे हों, उसके बाद आज सब प्रभारियों की नियुक्ति, ऐसे में क्या लगता है कि बीजेपी जो ये सोच कर बैठी है या जो सोच रही है कि इस बार राजस्थान में सरकार बनेगी, क्या ये बहुत बड़ी चुनौती है बीजेपी के आगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अभी पिछले कुछ अरसे में जिस तरह से जो व्यवहार रहा है, खास करके कांग्रेस को जो मुद्दों पर लेकर के घेरने का जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, चाहे वो महंगाई राहत कैंप जैसे अभी शुरू हुए हैं तो उसको लेकर के लगातार पार्टी की ओर से बायान आ रहे हैं, चाहे वो सीपी जोशी दे रहे हों, चाहे नेता प्रतिपक्ष जो हैं राजेंद्र राठौड़ कह रहे हों, या इसके अलावा जो भी यहाँ पर जो उनके प्रभारी या जो उनके जो विभिन्न मोर्चों के जो अध्यक्ष या महामंत्री वो यहाँ आ रहे हैं, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि सचिन जी, हमारे साथ कनिका भी जुड़ी हैं इस वक्त। कनिका, एआईसीसी की तरफ से जो प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, उसके बाद क्या लगता है राजस्थान में सरकार रिपीट होने के कांग्रेस के कितने चांसेस हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से एआईसीसी की ओर से 3 सह प्रभारियों को नियुक्ति की गई है और आज उन सह प्रभारियों को 11 जिले भी आवंटित कर दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं चुनाव की जो तैयारी है वो लगभग शुरू हो चुकी है। और कर्नाटक के बाद अब कांग्रेस पार्टी जो है वो राजस्थान के चुनाव की तैयारी शुरू कर चुकी है। इसीलिए पूरे जिलों को क्या समस्याएं हैं, किस तरह से मैसेज पहुंचाना है, किस तरह से काम करना है, इसीलिए सह प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। और तैयारी की बात करें अगर लगभग जो है कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारी जो है राजस्थान चुनाव को लेकर शुरू भी कर दी है। इसीलिए तीनों सह प्रभारियों को जो है जिले जो है आवंटित किए गए हैं ताकि वो अपने अपने जिलों में जो भी समस्याएं हैं, जो भी काम, कनिका, इस दौरान कांग्रेस को एकजुट करना भी बड़ा मुद्दा रहेगा राजस्थान में। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पिछले दिनों में कांग्रेस के अंदरूनी मामले में अगर बात करें तो दो गुट में एक जो है आपसी बातचीत नजर आ रही है। एक तरफ सचिन पायलट, दूसरी तरफ अशोक गहलोत। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को सबसे पहले तो यही है कि कांग्रेस सबसे पहले जो है अपनी पार्टी की एकजुटता को मजबूत करना होगा। एकजुटता में हो पाएगी तभी चुनाव असर है वो एक अच्छा हो पाएगा और चुनाव में जो मुद्दे होंगे वो देखे जाएंगे। क्योंकि कांग्रेस जी, बहुत बहुत शुक्रिया कनिका इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि आज प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जो है सब प्रभारियों को जिले आवंटित कर दिए हैं, जिसमें कि हाड़ौती अंचल दिया गया है अमृता धवन को, वीरेंद्र सिंह राठौड़ को मारवाड़ अंचल दिया गया है और काजी निजामुद्दीन जो कि बहुत अनुभवी माने जाते हैं उन्हें मेवाड़, वागड़ और मारवाड़ के कुछ जिले दिए गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम एजेंडा बेधड़क में जुड़ने के लिए।